हमारा हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम पढ़ा रहे थे आपको पिछले दिन से ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाई जा रही है आप लोगों को। और इस डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी में अब तक आपने जो पढ़ा था बलाघात के नियम आपने पढ़ रखा है, आपने बलाघात के स्थान पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ाएंगे आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे आज वाचन शिक्षण के उद्देश्य। टॉपिक है वाचन शिक्षण की उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन। ये देखिए, ये आपका टॉपिक है। आपके डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर है उस डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर ये सेकेंड सेमेस्टर में ये आपके एक टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये कहीं बाहर से नहीं है, ये टॉपिक आपकी किताब से है। ये आपकी किताब में दे रखा है और ये किताब जो है एनसीईआरटी की किताब है। तो ये तो निर्धारित है और निश्चित है कि पेपर जब भी आएगा वह आपके सिलेबस से ही आएगा। सिलेबस से विषयांतर कहीं नहीं रहेगा। वो समस्या ये होता है कि हम लोग सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ते ही नहीं है, उसको सही सुचारू रूप से हम लोग पठन पाठन नहीं किए रहते हैं। इसलिए से हमें लगता है ये पेपर बड़ा कठिन सा आ गया। पेपर कोई कठिन नहीं होता मित्रों। पेपर जो भी आता है वह आपके सिलेबस से आता है और आप क्या किए रहते हो कि सिलेबस को पढ़े नहीं रहते हैं। आप तमाम प्रकार की तैयारियों को करते रहते हैं और इसको बड़े हल्के में लेते हैं, या बीटीसी को या डीएलएड को। ये आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। एक भी पेपर में बैक हुआ तो आपका रिजल्ट अगला सेमेस्टर क्लियर नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं मैं ये कि आप लोग जो भी चीजें हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है वह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है, उसके अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा अदरवाइज कुछ नहीं इसमें है। आपके सिलेबस में आपके बुक्स में जो कुछ दे रखा है वही पढ़ाया जा रहा है। तो यहां देखिए, एक टॉपिक आज आपका है कि वाचन शिक्षण। कहता है जो वाचन शिक्षण होता है, इस वाचन शिक्षण का अपना उद्देश्य है और उस उद्देश्य के द्वारा वह बालक के व्यवहार में कैसे परिवर्तन करता, उसी चीज को यहां समझना है। उसने ये रखने का काम किया हुआ है। अगर इस प्रकार की टॉपिक आ जाए कि वाचन शिक्षण के उद्देश्य, ये देखिए दो तरह का दिया है। एक दिया कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है और दिया है कि व्यवहारगत परिवर्तन। तो कहता है जो बालक होता है वह बालक वाचन शिक्षण के द्वारा, ये तो निश्चित है, ये तो निर्धारित है, उस बालक के व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाने का काम करते हैं। इसको कह रखा है व्यवहारगत परिवर्तन। किसके द्वारा? वाचन शिक्षण के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन। यानी जो वाचन शिक्षण बच्चे को पढ़ाने का काम किया जाता है, जो शिक्षण बालक को सिखाने का काम किया जाता है, उसके अंतर्गत उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, कब होता है, ये सारी चीजें इसमें आप जानने का काम करोगे। तो पहली बात, यदि आपका ऐसा प्रश्न बन जाता है तो आपका उत्तर होगा सबसे पहले छात्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। छात्र का उच्चारण शुद्ध होना, छात्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कहता है देखिए, पहली बात उसने कहा कि वाचन शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन कैसे होता है? कह रहा है यदि छात्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यदि बालक का उच्चारण शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। यदि शुद्ध उच्चारण है तो इसका मतलब है कि वाचन शिक्षण अच्छा है और उस शुद्ध उच्चारण के द्वारा यदि उसने अपने आप को ढाल लिया,
उसने अपने आप को समायोजित कर लिया तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में निश्चित परिवर्तन होने का काम करेगा। तो कहता है, पहली बात कहता है कि छात्र का जो उच्चारण है वह शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात उसने कह रखा है कि छात्रों के मनोभावों की क्षमता या छात्रों के मनोभावों की क्षमता पैदा करना, छात्रों के अंदर मनोभावों को पैदा करना। कहता है कि छात्र के अंदर क्या है ना, एक मनोभाव पैदा करना होगा। जिस शिक्षण को आप करा रहे हैं, जिस शिक्षण को आप पढ़ा रहे हैं, उस शिक्षण के द्वारा ही उस बालक के अंदर एक मनोभाव, एक मन स्थिति उसके अंदर पैदा करना ही पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। जब उसके अंदर मनोभाव पैदा होने का काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाने का काम करेगा, यह निर्धारित है। तीसरी बात उसने कह रखा है, छात्र का संकोच दूर करना। छात्र का संकोच दूर करना। अगली बात कहता है कि छात्र के अंदर जो शंका बना हुआ है, जो संदेह बना हुआ है, उस शंका, उस संदेह को एक अध्यापक का नैतिक कर्तव्य होगा कि वह उसके अंदर विराजमान होने वाला जो संकोच है, जो शंका है, जो संदेह है, उसको दूर करना। जब बालक के अंदर का शंका, संदेह, सस्पिशन उसका जब दूर हो जाने का काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका वाचन शिक्षण अच्छा है। और दूसरी बात कहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन निश्चित होगा। अगली बात कहने का काम करता है वह निसंकोच भावों को पैदा करना। निसंकोच भावों को पैदा करना। कहता है उस बालक के अंदर निसंकोच, किसी प्रकार का संकोच न हो, ऐसा भाव उस बालक के अंदर आपको पैदा करना होगा। कहता है बच्चों के अंदर निश्चित रूप से भय होता है, शंका होता है, संदेह होता है, प्रश्न को लेके होता है संदेह, अध्यापक से भय भी खाते हैं, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये कहना चाहता है कि आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप बच्चे के अंदर जो संकोच है उसको दूर करने का काम करें और निसंकोच भाव उसके अंदर पैदा आप करने का काम करेंगे। और अगली बात कहता है वाक्यों में उचित शब्दों पर बल दे सकता है। वाक्य में उचित शब्दों पर बल दे। कहता है कि जो वाक्य है उन वाक्यों पे उचित बल दे सकता है, यानी बल वही दिया जाना है जिस वाक्य पर, जिस शब्द पर, जिस अक्षर पे उसको बल देना है, बल वही दिया जा सकता है, दूसरे स्थान पे देने का काम नहीं करना है। यदि उसका वाचन शिक्षण अच्छा है, अगर वाचन शिक्षण अच्छा है तो निश्चित रूप से वह सही बलाघात करने का काम करेगा। किस शब्द पे कहां बल देना है, किस पे कितना जोर देना है, वाक्य पे देना है, शब्द पे देना है, अक्षर पे देना है, किस पे कितना देना है, इन सारी चीजों को समझने का काम कर रहा होगा। और अगली बात कहता है वह बोलने में स्वर का योग होगा। कहता है बोलने में स्वर का योग होगा। कहता है बालक
यदि किसी वाक्यांश को बोल रहा है, किसी वर्ड को बोल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके जो बोलने की प्रक्रिया है, जो बोलने की क्रिया है, उसके स्वर में एक योग होगा। योग का मतलब जुड़ा, कहीं न कहीं निश्चित रूप से कुछ न कुछ वाक्यांश से जुड़े रहेंगे, ये निश्चित है। ये चीज कहता है। और अंतिम बात कहता है वह, उनके बोलने में प्रवाह की गति बनी रहेगी। उनके बोलने में प्रवाह की गति बनी रहेगी। देखिए, और अंतिम बात उसने कहा कि जो बालक वाचन कर रहा है, तो उसकी जो बोलने की क्रिया है, उस क्रिया में निश्चित रूप से एक प्रवाह बने होने का काम किया होगा। ये है आपका वाचन शिक्षण। और निश्चित कहता है, यदि वाचन शिक्षण अच्छा होगा तो ये निश्चित है कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने का काम करेगा। ये आपका प्रश्न रहा कि वाचन शिक्षण के उद्देश्य, ये हो गया उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। तो कहता है जो वाचन शिक्षण है, उस वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है और उस बालक के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होने का काम करता है, उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन होने का काम करता है। तो उसने कहा कि सबसे पहला काम होगा उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन करना है, उच्चारण शिक्षण का जो उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन करना है। कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन करना है तो छात्र का उच्चारण सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए। यदि छात्र शुद्ध उच्चारण करने का काम करता है तो उसके व्यवहार में निश्चित परिवर्तन होगा। दूसरी बात कहता है, छात्रों के अंदर मनोभाव को पैदा करना, यानी जिस चीज को आप पढ़ा रहे हो, जिस चीज को आप समझा रहे हो, उस चीज को लेकर के उनके अंदर एक भाव पैदा करना। ये भाव कैसे हो? उनके मन के अनुकूल हो, उनके मन के अनुसार हो। जब उनके मन के अनुकूल, उनके मन के अनुसार होने का काम करेगा तो उसके अंदर एक निश्चित भाव पैदा होने का काम करेगा। अगला कहता है छात्र का संकोच दूर करना। और आप एक अध्यापक हो तो अध्यापक का नैतिक दायित्व बनने का काम करता है कि छात्र का जो संकोच है, उस संकोच को दूर करने का काम वो करे। अगली बात कहता है निसंकोच भाव पैदा करना, उस बालक के अंदर किसी भी प्रकार की शंका अब नहीं रहने का काम करेगा। ये भी भाव उसके अंदर आपको पैदा करना है। वाक्य में उचित शब्दों पर बल दे सकता है। कहता है वह बालक जिसका वाचन शिक्षण अच्छा होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। वह बालक वाक्य में जो शब्द हैं, जिन शब्दों पे किन पे कितना जोर देना है, किस पे कितना बल देना है, इसका उच्चारण, इसका प्रयोग वो सही कर लेने का काम करता है। अगला कहता है बोलने में स्वर का योग होना चाहिए। जो बोला जाए उस बोलने में जो स्वर होता है वह निश्चित रूप से जुड़ा होना चाहिए। कुछ लोग शब्दों को काट काट के बोलते हैं, कुछ लोग शब्दों को चबा चबा के बोलते हैं। ये कहता है वो बालक बोलने का काम कर रहा है तो उसके बोलने में जो स्वर है, उस स्वर का निश्चित रूप से योग होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। अंतिम बात कहता है उनके बोलने में प्रवाह की गति बनी रहे और उस बालक की बोलने के अंदर प्रवाह की जो गति है वह हमेशा बने होने का काम करेगी। तो ये आपका रहा वाचन शिक्षण के उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। वाचन शिक्षण के उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन को आपने पढ़ा। अब आप एक नई टॉपिक से जुड़िए। उस टॉपिक का नाम देखिए होता क्या है। शब्द कुछ और होता है और किसको कहां से उत्पन्न किया जाता है, इसको विशेष रूप में जब व्याकरण आएगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ सामान्य सी जानकारी के लिए आप समझ लीजिए। वाचन हेतु, हेडिंग है वाचन हेतु अक्षर, वाचन हेतु अक्षर एवं उच्चारण के
स्थान। देखिए ये पॉइंट आपका ये कह रखा है कि वाचन हेतु, पढ़ने के लिए, पढ़ने हेतु जो अक्षर हैं एवं उन अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन से अक्षर कहां से उत्पन्न होने का काम करते हैं, उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा जो अ होता है ये मध्य स्वर है, मध्य स्वर है। जो अ होता है ये मध्य स्वर होता है। कहता है इसके अंदर, कहता है मुख विवर में, मुख विवर में जीभ का अग्रभाग, जीभ का अगला भाग, जीभ का अगला भाग ऊपर उठे, ऊपर उठे और न पश्च भाग ही, और न पश्च भाग ही। देखिए ये कहता है कि जो अ होता है ये एक प्रकार का स्वर है। तो कहता है जो अ होता है यह मध्य स्वर होता है। उसने कह रखा है कि मुख विवर में जो मुख है उसके अंदर जीभ का अगला भाग ऊपर उठे और न पश्च भाग है। कहता है न अगला भाग ऊपर उठेगा न पिछला भाग, कहता है बीच में ही अस्थायी रूप से रुके होने का काम करेगा, न ऊपर उठेगा न नीचे होगा, न अगला भाग न पश्च भाग, कोई सा भी भाग ऊपर उठने का काम नहीं करेगा। ऐसा उच्चारण जो होगा उसका उच्चारण अ है, इसको कहते हैं मध्य स्वर। दूसरा कहता है आ ई, आ उ ओ औ। ये क्या है, ये पश्च है, ये पश्च है। कहता है ये मध्य स्वर है आ उ ओ औ, इनको कहते हैं पश्च स्वर। इसमें जीभ का पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। ये देखिए उसने कहा, पहली बात उसने बताया कि और जो होता है ये मध्य स्वर होता है। इसमें मुख विवर में कहता है कि जो अ स्वर है ये मध्य स्वर है और इसमें न अगला भाग उठेगा न पिछला भाग उठेगा। लेकिन आ, छोटा ओ, औ ये क्या होते हैं, पश्च भाग होते हैं। इसमें क्या होता है, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठ जाता है। ये जो जीवा होती है तो जीवा का जो पिछला भाग है ये ऊपर उठ जाने का काम, जैसे कि आ इधर उठ जाने का काम करता है। तो कहता है ये होते हैं पश्च भाग। अगला कहता है ई, ए, ऐ, ये होते हैं अग्र हैं, ये होते हैं अग्र भाग हैं। कहता है जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। इसमें जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। कहता है इसमें ऊपर उठने का काम करता है। अब आता है आपका क, ख, ग, घ और न। तो ये सब के सब का है, ये करता है। और इसको क्या कहता है, ये कंठ होता है, ये कंठ है। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। एक सूत्र उसमें आता है कि औकु विसर्जनीय नाम कंठ है,
ईचू यसानाम तालु, रीटू यसानाम, ये संस्कृत में है लेकिन हिंदी में पूरी तरह से काम कर जाता है। ये है संस्कृत का सूत्र लेकिन हिंदी में भी ये काम करता है, पूरी तरह से काम करता है। ये कहता है क ख ग घ न, ये क्या होते हैं? कंठ, इनका जो निकलना है वह कंठ से है। जीभ का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। कहता है जीभ का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। ये देखिए, इसको कहते हैं कंठ। क ख ग घ न, ये होते हैं कंठ हैं। इसमें कहता है जो जीभ का पिछला भाग होता है वह कोमल तालु को क्या करता है? स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जीभ का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और कंठ भी एक, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होने का काम करता है। फिर अगला कहता है च छ ज झ ञ, यह है, कहता है इनका उच्चारण स्थान कठोर तालु से स्पर्श है। ये तालव्य है, ये तालव्य है, ये तालव्य होते हैं। कहता है कि जीभ का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। जीभ का अग्र भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। ये देखिए, कहता है कि च छ ज झ ञ, ये क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। और जो जीभ का अग्रभाग है वह कठोर तालु को स्पर्श अर्थात छूने का काम करता है। फिर कहता है ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़, ये कहता है मूर्धन्य है। ये मूर्धन्य होते हैं, ये मूर्धा को स्पर्श करने का काम करते हैं। कहता है ये, यानी ये जीभ उलट करके मसूड़ों को स्पर्श करती है। कहता है जीभ उलट कर मसूड़ों को स्पर्श करती है, इसलिए कहता है ये क्या है? मूर्धन्य है। फिर अगला कहता है त थ द ध न, कहता है ये क्या है? ये दंत है, ये दंत होते हैं, इनको दंत्य कहते हैं। ये दंत वर्ण होने का काम करते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत। जो जिह्वा है ये जीभ जाके, कहता है जिह्वा दंत में स्पर्श करती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दंत वर्ण कहते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण तभी हो पाएगा, दांत अगर है तब तो इनका उच्चारण होगा। यदि दांत नहीं है तो जितने भी दंत वर्ण हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान, ये उनका उच्चारण स्थान होना असंभव हो जाने का काम करेगा। इसके बाद कहता है प फ ब भ और म, प फ ब भ म, ये कहता है होस्ट, ये होस्ट होते हैं। इनका उच्चारण स्थान होठ से होने का काम करता है। होठ सांस को रोकती है। कहता है होठ सांस को रोकती है। और फिर कहता है व और फ, ये देखिए ये इतना है। इसके बाद भी न य, एक और आप उसमें समझ लीजिए, 1 2 3 4 5, ये तो 25 हो गए।
और अनुनासिक, अनुनासिक को समझिए थोड़ा सा, उसको छोड़ देते हैं हम। न, य, ड़, न, म, ये सब के सब क्या होते हैं? ये अनुनासिक होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं। तो ये है आपका वाचन है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो, अगर नहीं स्पष्ट होगा, तो इसको जब बताया जाएगा वर्णों का उच्चारण स्थान, तो उसमें आपको भली बात इस चीज को बताने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे एक सामान्य अर्थ में देख लो आप, कहता वाचन हेतु बोलने के लिए अक्षर एवं उच्चारण स्थान। कहता किस अक्षर की कहां से उत्पत्ति होती है? तो उसने कहा जो अ होता है ये मध्य स्वर होता है, मुख में न तो आगे का भाग ना तो पीछे कोई भी भाग उठने का काम नहीं करता है, ये बीच में रहने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं मध्य स्वर। जैसे होता अ, न ऊपर होगा ना बीच में जीवा अटक जाने का काम करेगी। दूसरी बात कहता है आ, छोटा ओ, औ, ये क्या होते हैं? पस होते हैं, पिछला। यानी ये कहता है जीव का जो पिछला भाग होता है वह ऊपर उठता है, क्योंकि देखिए जीवा में 3 भाग है, अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य भाग। अग्र भाग का मतलब आगे वाला भाग, पश्च भाग का मतलब पीछे वाला भाग और मध्य भाग का मतलब बीच वाला भाग। ये कहता है कि आ, उ, ओ, औ ये सब क्या है? पश्च भाग यानी पिछले भाग है। तो जीव का पिछला भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठने के कारण ही आ, उ, ओ, औ की उत्पत्ति होती है। अगला कहता छोटी, बड़ी, ए, ऐ ये होते हैं आग्र भाग, ये आगे से आने का काम करते। इसमें कहता है जीव का अगला भाग ऊपर उठता है। कहता जो जीवा है, इस जीवा का जो आगे वाला भाग है ये ऊपर उठ जाने का काम करता है। तब ई, ये इन वर्णों का ई, ए, ऐ का उच्चारण होने का काम करता है। आगे कहता क, ख, ग, घ, न ये क्या होते हैं? कंठ से निकलते हैं, इनकी उत्पत्ति कंठ से होने का काम करती है। इसमें कहता है कि जीव का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है, यानी कंठ वर्ण में जीव का जो पिछला भाग है वह जा करके कोमल तालु को छूने का काम करता है, स्पर्श करने का काम करता है। जब कोमल तालु में जाके जीवा स्पर्श करने का काम करती है तो इनका उच्चारण होने का काम करता है। अगला कहता है च, छ, ज, झ, य ये क्या है? तालव्य, तलवे में, यानी जीव का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करेगा। यानी जीवा का वहां पिछला भाग स्पर्श किया, यहाँ अगला भाग स्पर्श किया, तो अगला भाग जब स्पर्श किया तो कहता है कि जीव का अगला भाग अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करने का काम करे। जो कठोर तालु है उस तालु को स्पर्श करने का काम करता है, तो इनकी उत्पत्ति होने का काम करती है। और आ गया ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। जीवा उलट कर मसूड़ों को स्पर्श करती है। कहता ट, ठ ऐसे ऐसे मारने का काम करता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये कहता है जो जीवा होती है ये जीवा उलट जाती है और मसूड़ों में जाके स्पर्श करने का काम करते हैं बार बार। जैसे होता है बच्चे गोली जो खेलते, कंचा खेलते ऐसे खींचते पीछे खींच के मारते हैं, उसने कहता जीवा ऐसे पीछे आ जाते उलट करके और मसूड़ों को स्पर्श करने का काम करती है। और कहता त, थ, द, ध, न ये जो होता है ये दंत वर्ण होता है। ये जीवा आपके हमेशा दांत में स्पर्श करेगी। जब दंत में स्पर्श करने का काम करती है तो दंत वर्णों की उत्पत्ति होने का काम करता है। प, फ, ब, भ, म ये कहता ओष्ठ, प, फ ये बार बार ओठ चपकेगा और खुलेगा। होठ जो होते हैं बार बार चपकने और खुलने का काम करते हैं। इस और क्या करते हैं? ये होठ चपकने का मतलब ये है कि सांस को रोक रहा है। प, रोकता है, जब खुलता है तो आवाज आती है, इसलिए कहता है ये क्या होते हैं? होस्ट वर्ड होते हैं। और न, न, र, न, म ये क्या है? अनुनासिक वर्ण होने का काम करते हैं। यानी जो 25 वर्गीय व्यंजन हैं उन वर्गीय व्यंजनों का जो 5वां वर्ण होने का काम करता है ये प्रायः अनुनासिक होने का काम करता है। तो इसकी विशेष जानकारी के लिए हम आपको जब व्याकरण पढ़ाएंगे वर्णों की उत्पत्ति स्थान, तो उसमें आपको बताएंगे कि अ को विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु यसा नाम कालो, ऋतु रसा नाम मोदा, लेतु रसा नाम तन, उसमें सब सारी चीजों को हम डिटेल में आपको बताने का काम करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।